हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 70। हम 70 लेक्चर अभी तक कर चुके हैं। तो दिस क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करंट अफेयर्स। जो भी बच्चे इनको नहीं देख रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर। और ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम इसको पढ़ाते हैं आपको, और इसके ऊपर जो एमसीक्यूज जो होते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाते हैं। ठीक है। सो एमसीक्यू की क्लास 7 बजे होगी, जैसे ही अभी मैंने आपको लेक्चर पढ़ा दिया। तो इसके नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को एमसीक्यू की क्लास होती है। डेली एमसीक्यू क्लासेस इज देयर। ठीक है। आज जो एमसीक्यू क्लास होगी वो होगी लेक्चर नंबर 69 की क्लासेस। ठीक है। चलो आ जाओ, अंडरस्टैंड करते हैं अपन पहला टॉपिक, दैट इज इंडिया के अंदर फर्टिलिटी लेवल्स डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है। तो हम इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट का। व्हाट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। टोटल फर्टिलिटी की रेट क्या होता है ये अंडरस्टैंड करते हैं अपन। देखिए, ऐसे समझिए कि मान लीजिए विमेन, भारत के अंदर ऐसी विमेन जिनकी एज 15 से 49 ईयर है। 15 से 49 ईयर्स आर द रिप्रोडक्टिव ईयर्स फॉर द वीमेन। इसके अंदर वो रिप्रोडक्शन, सेफ रिप्रोडक्शन इसके अंदर हो सकता है। मतलब बच्चा पैदा करने की उम्र जो है 15 से लेकर 49 इज सेफ। तो 15 से लेकर 49 ईयर्स की वीमेन को हम देखते हैं भारत के अंदर। मान लीजिए ऐसी 10 वीमेन है, राइट। फिर देखते हैं कि ये कितना, इन लोगों ने 15 से 49 ईयर की वीमेन ने कितने जो है चाइल्ड को बॉर्न किया है। ठीक है, कितने बच्चे पैदा करें ये अपन देखते हैं और उसका एवरेज निकालते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी रेट। उसको अपन टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर देखो, टोटल फर्टिलिटी रेट is the average number of the children a group of women would have by the end of their reproductive years। ठीक है, 15 से 49 ईयर की एज के अंदर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, वो जो विमेन जो होगी, ठीक है, वो अपनी रिप्रोडक्टिव ईयर के अंदर बॉर्न कर रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज टोटल फर्टिलिटी है। इफ फॉलोड द करंट फर्टिलिटी रेट्स थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, अज्यूमिंग नो मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इसके अंदर काउंट नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए 10 विमेन ने 10 विमेन है ऐसी जो कि 15 से लेकर 49 ईयर की है। इन्होंने मान लो हर एक ने ऑन एन एवरेज 3 बच्चे पैदा करे, तो 3 फर्टिलिटी रेट हो जाएगी। हो सकता है कि इसमें से कुछ बच्चे की डेथ हो गई हो, राइट, बट दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में उसको काउंट नहीं करा जाता है। इट इज एक्सप्रेस एज चिल्ड्रन पर वीमेन। एक वीमेन के कितने चिल्ड्रन है ये अपन इसके अंदर देखते हैं इसमें, राइट, ऑन एन एवरेज, राइट। अब देखो, इसके अंदर है ना एक कॉन्सेप्ट और होता है कि 2.1, अगर मान लीजिए फर्टिलिटी रेट 2.1 है। अब देखो भाई, जैसे जैसे मान लीजिए भारत की पॉपुलेशन 100 है, और जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन 100 है, और वीमेन्स जो है वो मान लो 3 बच्चे पैदा कर रही हैं, ठीक है, 15 से 49 ईयर की एज के अंदर, राइट, ऑन एन एवरेज, राइट। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पर इसके साथ साथ डेथ भी होंगी, कुछ लोग मरेंगे भी, राइट। कुछ लोग पैदा होंगे तो कुछ लोग मरेंगे भी। तो अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है ना, तो उसको रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है, इसको रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है। रिप्लेसमेंट लेवल, मतलब अगर 2.1 है तो मतलब जितने लोग मर रहे हैं ना उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसा माना जाता है, राइट। अगर 2.1 से कम हो गई मतलब मरने वाले ज्यादा हो गए और पैदा होने वाले कम हो गए। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये जो रेट है ना, ये रेट कम होती जा रही है, रिप्लेसमेंट रेट जो है वो कम होती जा रही है, राइट। तो देखो, रिप्लेसमेंट रेट नहीं, टोटल फर्टिलिटी रेट कम होती जा रही है ना। रिप्लेसमेंट रेट को भी के भी नीचे चली जाएगी तो पॉपुलेशन के अंदर नेगेटिव ट्रेंड्स देखने को मिलने लग जाएंगे। तो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 इज कंसीडर द रिप्लेसमेंट लेवल वेयर ईच जनरेशन रिप्लेसेस इटसेल्फ विदाउट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन। ठीक है, इसका मतलब जितने पैदा पैदा हो रहे हैं ना उतने ही मर रहे हैं, दैट इज नोन एज रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, ऐसी टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 2.1 हो जाती है तो उसको अपन रिप्लेसमेंट लेवल मानते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली अगर 2.1 से कम हो जाएगी तो मतलब पैदा तो कम हो रहा है, पैदा तो ज्यादा हो रहा है, सॉरी, पैदा तो कम हो रहा है और मर ज्यादा रहे। अगर 2.1 से कम हो जाएगी तो ये however can lead to the negative population growth potentially causing long term demographic challenges including aging population। aging population यहाँ पर होने लग जाएगी क्योंकि बच्चे पैदा तो कम हो रहे हैं और मर ज्यादा रहे। समझ में आ रहा है? तो 2.1 से नीचे भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सब बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे, जवान लोग होंगे नहीं क्योंकि वो पैदा ही कम हो रहे हैं। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए, नेक्स्ट जो है लोकटक लेक। लोकटक लेक पे अभी न्यूज आई थी, ठीक है, अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज है कि मणिपुर टाइटन्स कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर द लोकटक लेक सेट्स न्यू रूल्स एंड गाइडलाइंस। नए रूल्स और गाइडलाइंस ने सेट करे। मणिपुर ने कंजर्वेशन एफर्ट जो है लोकटक लेक के ऊपर वो टाइटन कर दिए। ठीक है, लोकटक लेक
ये लोकटक लेक है, राइट। इसके अंदर आप देख रहे हैं एक स्पेशल फीचर्स आपको दिखेगा, दिस इज नोन एज फुमडीज। ये फुमडीज क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। बट लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, अगर हम देखें लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वाटर लेक है किसकी, नॉर्थ इंडिया की, ठीक है। और यहाँ पर ये फुमडीज है, फुमडीज का मतलब क्या होता है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत सारा बायोमास है, ठीक है, और जो तैर रहा है, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं, फुमडीज के अंदर मिलती हैं, ये तैर रहा है आराम से, समझ में आ रहा है, फ्लोटिंग बायोमास है एक तरह से। देखो, लोकटक इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ इंडिया एंड इज फेमस फॉर द फुमडीज फ्लोटिंग ओवर इट। फुमडीज आर द heterogeneous mass of the vegetations, soil and organic matter at various stage of the decomposition, ठीक है। इसके अंदर एक तरह से ये ऑर्गेनिक मैटर है, अलग अलग स्टेजेस और डिकम्पोजिशन के ऊपर ये है, ये सब यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, राइट। तो दैट इज नोन एज फुमडीज। ये ऐसा है, इसके ऊपर आप बैठ भी जाओ आराम से तो ये तैरता 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 आगे तक ले जाएगा, राइट। केबल लामजो नेशनल पार्क इज वन ऑफ द फुमडीज इन द लेक। एक देखो, ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क बना हुआ है, इतनी बड़ी बड़ी फुमडीज होती है, ये पूरा का पूरा नेशनल पार्क बना हुआ है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क। सोच कर देखो, आराम से इसके ऊपर पूरा नेशनल पार्क ही बन गया, एक फुमडी, एक फुमडी मतलब इज वन ऑफ द फुमडी, राइट। मतलब आप समझ ही रहे हैं। चलो, इसके बाद फिर लोकटक लेक के अंदर अगर हम देखें, फुमडीज के ऊपर जो लोकटक लेक के ऊपर जो नेशनल पार्क बना हुआ है, केबुल लैमजो नेशनल पार्क, उसके ऊपर इस तरह से आपको संघाई डियर मिलेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, संगाई डियर्स मिलेंगे, एंडेंजर्ड संगाई डियर्स, ठीक है। इट इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड एंड इज द लार्जेस्ट नेचुरल रेफ्यूजीज ऑफ द एंडेंजर्ड संगाई डियर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो फुमडीज आप समझ रहे हैं, फुमडीज क्या है, फुमडीज इतनी बड़ी बड़ी होती है कि उसके ऊपर पूरा नेशनल पार्क ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रखे हैं ये संगाई डियर जो है, उसी नेशनल पार्क में लैमजाओ नेशनल पार्क जो है, ठीक है, लैमजाओ नेशनल पार्क के ऊपर ये जो के अंदर ये संगाई डियर्स बहुत मिलते हैं, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है। और पूरे भारत के अंदर हम देखें तो यही मिलते हैं, राइट। इट सर्व एज ए सोर्स ऑफ द वाटर फॉर द इरिगेशन, लोकटक लेक के अंदर वाटर फॉर इरिगेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है। कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल स्टेटस एंड बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज, लोकटक लेक was initially designated as wetland of international importance अंडर रामसर कन्वेंशन इन 1990। रामसर कन्वेंशन के अंदर ये क्या है, ये एक तरह से वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द इनिशियल वेटलैंड्स, जो कि रामसर कन्वेंशन समझते हैं, वेटलैंड के ऊपर कन्वेंशन है, ठीक है। रामसर एक सिटी का नाम है ईरान के अंदर, है ना। और इसके अंदर ईरान के अंदर रामसर सिटी के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड से रिलेटेड। और वेटलैंड्स कंजर्वेशन, जो वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर देखे गए थे, ऐसे वेटलैंड जिसके अंदर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे वेटलैंड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीसीज के अंदर मिलती हैं, राइट। बहुत सारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर हम देखें उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, तो उसको वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको लोकटक लेक को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर भी डाल दिया था, है ना। रामसर वेटलैंड्स के अंदर ही, एक रामसर वेटलैंड के अंदर ही कुछ वेटलैंड्स जिनकी बहुत हालत खराब है, जो आईसीयू के अंदर भर्ती हो जाती है, मतलब जिनके अंदर कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत सारे चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे, ऐसी वेटलैंड्स जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर जाती है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इज जस्ट लाइक ए रजिस्टर, ठीक है, उसके अंदर ये उनका नाम लिखा जाता है। तो लोकटक लेक का भी पहले नाम था, राइट। तो यहाँ पे देखिए, लेटर इट वाज आल्सो लिस्टेड अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इन 1993। ह्यूमन एक्टिविटी हैज लेड टू सीवियर प्रेशर ऑन द लेक इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर से ये अभी भी है शायद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर, राइट, लोकटक लेक, राइट। अब नेक्स्ट इज वेम्बानद लेक। वेम्बानद लेक जो है वो अपन इसके अंदर समझ लेते हैं, ठीक है, अभी लेक ही पढ़ रहे हैं तो ये वेम्बानद लेक भी समझ लेते हैं। मेगा प्लास्टिक क्लीनिंग ड्राइव प्लान फॉर द वेम्बानद लेक रिजनरेशन, राइट। तो वेम्बानंद लेक थोड़ा सा ही इसके अंदर कुछ है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। ये अगर आप देखेंगे तो केरला के अंदर है, ये आपको याद रखना है। सॉरी। एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द इंडिया, सबसे बड़ी लेक है इंडिया के अंदर और लार्जेस्ट लेक है केरला के अंदर, राइट। वेम्बनंद कोल इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश ह्यूमिड ट्रॉपिक वेटलैंड इकोसिस्टम। इस लेक के ऊपर बहुत सारा इकोसिस्टम डेवलप होगा, ठीक है। और इकोसिस्टम डेवलप हुआ जो सैलाइन और मैंने देखो, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है जो सैलाइन और फ्रेश वाटर के बीच का जो वाटर होता है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ब्रैकिश, ठीक है।
ह्यूमिड ट्रॉपिकल वेटलैंड इकोसिस्टम ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, सबसे बड़ा एक तरह से वेटलैंड इकोसिस्टम भी यहाँ पर बना हुआ है, राइट। इट इज फेड बाय द 10 रिवर, 10 रिवर आकर इसको पानी देती है, ठीक है। एंड इज टिपिकली typical of large estuarine system on the western coast. In 2002, Vembanad was designated a Ramsar wetland of international importance। ये भी रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर है, पर ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंदर नहीं है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वही जाते हैं जिनकी हालत बड़ी खराब होती है, जिनके अंदर कंजर्वेशन एफर्ट्स चाहिए। इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमारकम बर्ड सेंचुरी, आल्सो नोन एज वेम्बानंद बर्ड सेंचुरी, इज लोकेटेड ऑन द लेक्स ईस्ट कोस्ट, लेक की ईस्ट कोस्ट के ऊपर ये जो बर्ड सेंचुरी है दैट इज देयर, राइट। चलो भाई, अब देखो इलन मस्क जो थे ना, वो पहले बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे H1B वीजास को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ये क्योंकि गवर्नमेंट जो है, राइट, और इनके सपोर्टर्स जो है, ट्रम्प के सपोर्टर, वो इसको H1B वीजास को है ना बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, राइट। तो अब इन्होंने जब सपोर्ट करा तो बहुत सारे लोग ह्यू एंड क्राई करने लग गए कि भैया ये तो, क्योंकि ही इज वेरी क्लोज टू द ट्रम्प, ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये है, राइट। तो लोग इनको क्रिटिसाइज करने लगे, तो इन्होंने बैक ऑफ कर लिया। इन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर रिफॉर्म्स चाहिए H1B वीजा के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं H1B वीजा क्या होता है, ठीक है। H1B वीजा देखो ये अमेरिका है, मान लीजिए। अमेरिका के अंदर बाहर के जो लोग आते हैं काम करने, ऐसे लोग जो कि स्किल्ड है, जो यहाँ पे रहने नहीं आ रहे, यहाँ पर काम करने आ रहे हैं, दे आर नॉट हियर एज ए माइग्रेंट, माइग्रेंट की तरह नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, काम करने के लिए आ रहे हैं। इनके पास स्पेशल स्किल है, हाई स्किल है इनके पास। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, आईटी के अंदर बहुत अच्छी इनके अंदर स्किल्स है। इसलिए ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं अमेरिका के अंदर काम करने। तो अमेरिका उनको जो वीजा देती है दैट इज H1B वीजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, H1B वीजा इज ए नॉन इमिग्रेंट वीजा इनेबलिंग यूएस कंपनीज टू हायर फॉरेन वर्कर्स फॉर स्पेशलाइज्ड रोल्स इन फील्ड सच एज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड आईटी, रिक्वायरिंग हाई स्किल्स एंड एटलीस्ट अ बैचलर्स डिग्री, ठीक है। एक बहुत अच्छी हाई स्किल्स हो उसके अंदर और बैचलर्स की डिग्री हो, तो वो H1B वीजा उनको मिल सकता है, ठीक है। ये जो सिस्टम था अमेरिका के अंदर, एक्चुअली स्किल्ड वर्कफोर्स जब कम हुआ 1990s के अंदर, तो उन्होंने ये H1B वीजा वाली चीजों को स्टार्ट करा, ठीक है। तो 1990 में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था H1B वीजा, इंट्रोड्यूस इज 1990। इट एम्स टू एड्रेस स्किल शॉर्टेज इन द यूएसए व्हेन क्वालिफाइड डोमेस्टिक वर्कर्स आर अनअवेलेबल। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर से लोगों को हायर कर रहे हैं, राइट, कि आप यहाँ पर आओ, यूएसए के अंदर रहो। तो बोले वीजा कहाँ से बनेगा, बोले हम बना कर देंगे H1B वीजा, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक तरह से ये हो गया कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अमेरिका फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है, ठीक है, जो फिलोसफी कि अमेरिका को हम दूसरी कंट्रीज के लोगों को क्यों फायदा दे रहे हैं, हमको पहले अमेरिका के सिटीजन्स को फायदा देना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज अभी बहुत ज्यादा पॉप आउट हो गई है किसके अंदर, यूएसए के अंदर, और ट्रम्प इसके एक तरह से प्रणेता है, राइट। तो देखो, नॉन इमिग्रेंट वीजास allows temporary entry to the US for the purpose like tourism, business, work study और the medical treatment, ठीक है। टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क स्टडी के लिए और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, है ना। नॉन इमिग्रेंट वीजा इसके अंदर इस तरह से होता है। नॉन इमिग्रेंट मतलब रहने के लिए नहीं आ रहे। बट ये H1B वीजा जो है नॉन इमिग्रेंट वीजा के अंदर, ये एक ऐसा वीजा सिस्टम है जो कि स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए है। एंड H1B वीजा कैन बी इशूड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर, 6 साल के लिए हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके अलावा हम देखें, इंडियंस आर द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ H1B वीजास, ठीक है। और इंडिया जो है उसके अंदर से बहुत सारे लोग अमेरिका जाते हैं, रिसीविंग ओवर 70% ऑफ द अप्रूव्ड पिटिशंस एनुअली सिंस 2015, वेल चाइनीज नेशनल रैंक सेकंड, 12 से 13% पिटिशंस उनकी मान ली जाती है, राइट। तो अगर हम देखें डेटा, तो भारत जो है वो काफी आगे है इसके अंदर, मतलब काफी लोग भारत के अंदर से यहाँ पर H1B वीजा के अंदर कहाँ पर जाएंगे, अमेरिका के अंदर जाते हैं, राइट। चलो, ये तो हो गया भारत के अंदर के लोग H1B बी वीजा से अमेरिका के अंदर जा रहे हैं। पर भारत के लोग यूपीएससी सीएससी दे सकते हैं, है ना। और यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है बच्चों भी। और उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो 3 सब्जेक्ट पे अपनी पकड़, 4 सब्जेक्ट पे इनफैक्ट अपनी पकड़ बनाकर रखें। कौन सी, इकोनॉमिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
एनवायरमेंट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉडर्न हिस्ट्री। ये चार सब्जेक्ट सबसे पहले प्रिपेयर करें और सबसे अच्छे से प्रिपेयर करें। इन चार सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कुछ भी कोताही बरती, इसके ऊपर हर सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम 500 क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। 500 क्वेश्चन सर? हाँ बिल्कुल, 500 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं। समझो, हर सब्जेक्ट पे आपको करने हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है। और बच्चों ध्यान रखो, ये सब्जेक्ट जो है अगर इस पे पकड़ हो गई है आपकी, तो आपका प्लस थोड़ा सा आपका लक चाहिए इसके अंदर। क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट में से कम क्वेश्चन आते हैं तो इकोनॉमिक्स में से ज्यादा हो जाता है, पॉलिटी में कम क्वेश्चन होंगे तो हो सकता है एनवायरनमेंट में ज्यादा हो जाए, इकोनॉमिक। इन चार सब्जेक्ट के ऊपर ही सब कुछ घूमता है, राइट। तो ये जो चार सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप अपनी पकड़ बना लें। अब हमने क्या करा है, इनके ऊपर कुछ कोर्सेज बनाए। ऐसा मत सोचना प्लीज कि मैं आपको अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहा हूँ। जो बच्चे इसको खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं वो करें इसको, ठीक है। पर हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं आप। ये कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और बहुत ही स्पेशलाइज्ड मैनर के अंदर मैंने इसके अंदर बनाए हैं, ठीक है। दिस कोर्सेज आर वेरी वेल डिफाइंड कोर्सेज, जिसके अंदर हम डेली के टेस्ट आपको यहाँ पर डेली के एमसीक्यू शीट हमको देते हैं। स्पेशल टेस्ट सीरीज, जैसे अभी मॉड्यूलर कोर्स चल रहा है एनवायरनमेंट का और मॉड्यूलर कोर्स एनवायरनमेंट का चल रहा है, तो इसके अंदर जस्ट गिव मी सेकंड ना बच्चों। तो ये सारे ये कोर्स एनवायरनमेंट का आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आप इकोनॉमी का कोर्स आप इसके अंदर ले सकते हैं, राइट। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी का कोर्स अभी आप लेंगे तो उसके साथ पॉलिटी का कोर्स फ्री मिलेगा, ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि सच में आप लोगों को सिलेक्शन हो। हम इतने मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, करंट अफेयर्स के ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपका मान लो स्टैटिक पोर्शन रह गया तो फिर क्या होगा, राइट। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के कोर्स के ऊपर भी पॉलिटी का कोर्स फ्री मिल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी बहुत शानदार कोर्स है हमारे पास, ठीक है। ज्योग्राफी के ऊपर भी कोर्स है। बट मैं आपको चाहूंगा पहले ये वाले कोर्सेज आप कंप्लीट करें, ठीक है। अभी कोई भी बच्चा ज्योग्राफी का भी मांगता है ना मेरे से, तो मैं पहले उनको बोलता हूँ कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ये करो भाई, स्ट्रेटेजी वाइज बनाओ। जनवरी एंड होने वाला है, फैब तक ये सारे कोर्सेज आप कंप्लीट कर लो। ये हो जाएंगे फैब तक, अगर पूरा टाइम अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस इसके ऊपर क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। फैब नहीं तो मार्च तक हो जाएंगे। 45 डेज का टारगेट रखो और इन तीन कोर्सेज को कंप्लीट कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ इसके बाहर आना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए, एनवायरनमेंट तो हम इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल के अंदर पढ़ा रहे हैं कि सब कुछ उसके अंदर कवर करा रहे हैं। और ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं होती इसके, एक एक घंटे की, सवा घंटे की क्लासेस होती हैं जो आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी को भी कुछ भी पूछना है इसके अंदर तो मेरे को इस नंबर पे कॉल करो, 8788248734, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।